ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा फेसबुक मार्केटिंग का सेशन नंबर 3। हमने पिछले 2 सेशंस किए हैं और 2 सेशंस में जो आपको डिटेल्स मिली हैं वो फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से, जिसमें हमने एड स्ट्रक्चर को पढ़ा था, जिसमें हमने ऑडियंस को पढ़ा था, रीटारगेटिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा टारगेटिंग और जो कैंपेन स्ट्रक्चर है, कैंपेन ओवरव्यू है, आपका एड काउंट ओवरव्यू है, डेटा सेगमेंटेशन है। ठीक है, उन तमाम चीज़ों को स्टडी किया। आज हम जो अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मीडिया प्लान से स्टार्ट करते हैं। कोई भी कैंपेन बनाने से पहले या कोई भी वर्किंग करने से पहले आपको उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है उसका प्लान बनाना। ठीक है। सो बगैर प्लान बनाए आप उसको मैयर नहीं कर सकते हो, उसको स्केल नहीं कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ यार, मेरा अगर कोई टारगेट ही नहीं है तो मैं उसको अपने रिजल्ट्स को मैयर कैसे करूंगा कि क्या ये रिजल्ट्स मेरे ठीक आए हैं या नहीं ठीक आए। ठीक है। अगर मैंने ये टारगेट नहीं किया हुआ कि मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर कितना चाहिए या मार्केटिंग स्पेंड कितना चाहिए या मेरा एवरेज बास्केट साइज क्या होना चाहिए, जिस टाइम मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे तो मैं उसको मैयर कैसे करूंगा कि मेरे पास रिजल्ट्स ठीक आए हैं या ठीक नहीं आए, मेरे टारगेट से ऊपर हैं या टारगेट से नीचे हैं, मुझे ऑप्टिमाइज किस चैनल पे किस चीज को करना है। क्या मेरा एवरेज बास्केट साइज बहुत नीचे है, मुझे उसको ऑप्टिमाइज करना है कि मेरी सस्ती चीजें बिक रही हैं, मैं महंगी चीजों की तरफ फोकस करूं या कस्टमर को प्रोवोक करूं कि वो मुझसे महंगी चीजें खरीदें। मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इनरेलीवेंट ट्रैफिक है, मेरा सीटीआर बहुत डाउन है, कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा नीचे है। ठीक है। तो जब तक मेरे सामने कुछ डेटा नहीं आएगा, मैं उसको मैयर नहीं कर सकता कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। मुझे एग्जैक्टली उन पॉइंट्स को एड्रेस करना पड़ेगा, उन पॉइंट्स के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, तो मैं उनको ठीक कर सकता हूँ, उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो उसके लिए होता है बेसिकली हमारे पास एक अदर मीडिया प्लान। अब मीडिया प्लान में जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें आती हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी टारगेट्स की, कि जिससे हम एक कैंपेन बना रहे हैं, जिससे हम कैंपेन सेटअप कर रहे हैं, तो हम अपने आप को एक टारगेट देते हैं कि क्या हमें रिजल्ट्स चाहिए या क्या हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। आफ्टर सेल हम उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर अपने रिजल्ट्स को मेजर करते हैं कि हमारे पास अब एक्चुअली में क्या रिजल्ट आ रहा है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए हमें जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए अपनी टोटल सेल। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए ऑर्डर्स। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए फेसबुक कॉस्ट, जैसे मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं इसको। ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें प्रोवाइड होती हैं। इन 3 चीज़ों से हम क्या क्या डाटा एक्सप्लोर कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू के एक ऑर्डर कितने का आ रहा है, कॉस्ट पर प्राइस, कॉस्ट पर ऑर्डर के एक ऑर्डर को लाने की कॉस्ट क्या आ रही है, मार्केटिंग परसेंटेज के आपकी जो मार्केटिंग स्पेंड हो रहा है वो कितने परसेंट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वो है ट्रैफिक, कि आपके स्टोर पे कितनी ट्रैफिक आ रही है और ट्रैफिक के हिसाब से उसका कन्वर्जन रेट। और लास्ट चीज होती है ROAS। इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड अप कर सकते हो, आपके एंगेजमेंट का, आपका क्लिक थ्रू रेशो, लैंडिंग नंबर के, आपके वेबसाइट पे कितने लोग लैंड कर रहे हैं, यूनिक लैंडिंग कितनी है, सेशंस कितने आ रहे हैं, सोर्स और मीडियम क्या है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बट हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैंने आपको उस दिन बताया था कि जस्ट कितने पैसा लग रहा है और कितनी सेल आ रही है, ये है आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो हमारे लिए ये डाटा इनफ है। ठीक है, अपने एड्स को मेजर करने के लिए या अपने रिजल्ट्स को मेजर करने के लिए। तो इस डेटा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इस चार्ट को समझना, ये कितने टोटल आपके पैरामीटर्स हैं, 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 पैरामीटर्स। ठीक है। इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको कंप्लीट परफॉर्मेंस मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये नो
पैरामीटर समझ में आ गए तो पहला पैरामीटर आपकी टोटल सेल, कि आपने ऐड चलाया और आपके पास टोटल सेल आपके स्टोर पे कितनी आ रही है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक दिन की मैंने लगा लीजिए 8,700 इतने की सेल आ गई। टोटल ऑर्डर्स कितने हैं? टोटल ऑर्डर्स मेरे पास 6। ठीक है, मेरी फेसबुक पे कॉस्ट कितनी लगी है, मार्केटिंग टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 1,200 रुपये मैंने स्पेंड किया। और मेरे पास ट्रैफिक कितनी आई? मेरे पास ट्रैफिक आई जी 400। ये डाटा मुझे मिलेगा मेरे शॉपिफाई से या मेरे फेसबुक बिजनेस अकाउंट से, और ये एक्चुअल डाटा होगा, एक्चुअल नंबर्स होंगे। ठीक है, कि इतना पैसा लग रहा है, ये इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये इतनी कॉस्ट आ रही है। अब इसमें मुझे मालूम करना है अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता क्या है? अगर आपकी शॉप से 6 बंदों ने 8,000 की शॉपिंग की है, एक बंदे ने ऑन एवरेज कितने की बाइंग की है? ठीक है, हो सकता है एक बंदे ने 6,000 की हो, बाकी 5 बंदों ने 200-200 की हो सकता है कि हर बंदे ने ही कितना ही डिवाइडेड बाय 6 करें तो आई थिंक 1,500 बनेगा शायद, कि हर बंदे ने एक ही प्रोडक्ट इक्वली ली हो। एक बंदे ने 300 वाली प्रोडक्ट ली हो, एक ने 600 वाली ली हो, एक ने 800 वाली ली हो। उनका एवरेज क्या निकलता है? ठीक है, इसको एवरेज बास्केट साइज भी कहते हैं। कि आप रिटेल स्टोर के एग्जांपल दूं तो आप बास्केट में अपनी चीजें ऐड करते हो ना, जैसे आप किसी आउटलेट से शॉप कर रहे हो या किसी मॉल से शॉपिंग कर रहे हो, तो आपकी उस बास्केट में जितनी चीजें हैं उनकी एवरेज प्राइस क्या है? ठीक है, तो ये होता है एवरेज बास्केट साइज। फिर होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि आप कितने कस्टमर्स थे और टोटल कितने की सेल हुई, तो उसका एवरेज क्या है? एक कस्टमर ऑन एवरेज मुझसे इतने की चीज खरीद के लेके जा रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप निकाल लेते हो। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू को निकालने के लिए कि टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स, 1,465 रुपये ऑन एवरेज एक बंदा आपके पास से शॉप कर रहा है। ठीक है, फिर आपके पास आ गया कॉस्ट पर ऑर्डर, कि आपको मार्केटिंग स्पेंड के लिए एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट पर ऑर्डर। अब मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा कि मेरे पास टोटल कॉस्ट ये आई, फिर मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो मुझे 200 रुपये का एक ऑर्डर पड़ रहा है। मार्केटिंग परसेंटेज, कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी टोटल सेल का कितना पोर्शन है, वो मेरी टोटल सेल का कितना परसेंट है। टोटल मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और इसका ले लिया हमने ऊपर से परसेंटेज, तो 14% हमारा टोटल मार्केटिंग कॉस्ट आएगी। कन्वर्जन रेट की हमारी टोटल ट्रैफिक, सॉरी टोटल ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल ट्रैफिक, और इसकी परसेंटेज 1.5%। और ROAS होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्ट एड स्पेंड, कि आप जितना एड स्पेंड कर रहे हो उसका कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, कितना आप पैसा वापस आ रहा है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 7%, 7 टाइम्स, ये गुना में होता है, कितने गुना पैसा आपको मिलता है, गुना नहीं गुना गुना। अब ये हमने निकाल लिया जो कि हमारे पास एक्चुअल डेटा था, एक्चुअल नंबर था। जिस टाइम हम प्लान कर रहे हैं तब हम, हमारे पास अभी तक ऐड तो नहीं चला, हमारे पास अभी तक एक्चुअल सेल तो नहीं है, हमने इसको प्लान कैसे करना है? ठीक है, हमने अपने लिए इनिशियली टारगेट कैसे सेटअप करनी है, कि हमारे पास कितनी कॉस्ट आनी चाहिए और वो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए और वो किस तरीके कार से कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो हम इसका स्टार्ट करते हैं अपने मार्केटिंग स्पेंड से। मार्केटिंग स्पेंड के हमें कितना परसेंट
मार्केटिंग पे लगाना पड़ेगा इस सेल को लेके आने के लिए। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर आपने 100 रुपए की एक चीज को बेचना है तो 20 रुपए आपको उसके मार्केटिंग के ऊपर लगाने पड़ेंगे। कि आप कुछ भी बेच रहे हो तो उसका 20% आप उसकी मार्केटिंग के ऊपर लगाओगे। अब आपको दुनिया में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नजर आती है, वो टीवी पे ऐड हो सकते हैं, वो बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करके उनकी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, वो फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग हो सकती है, वो बिल बोर्ड्स, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के तहत या उसी माइंडसेट से टोटल सेल जो एक्सपेक्टेड है उसका 20% होता है, ठीक है। कुछ दुनिया में कंपनीज हैं जो कि 40% मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर होती हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जिसमें ये स्पेस एक्स है, ठीक है, जिसमें टेस्ला है और बहुत सारी और कंपनीज हैं जो कि 40% तक भी मार्केटिंग स्पेंड करती हैं। तो हम लोग ई कॉमर्स में जो बेंचमार्क सेट करते हैं अपने लिए, वो 20% मार्केटिंग स्पेंड है। कि अगर हमें 100 रुपए की एक चीज को बेचना है तो हमें 20 रुपए उसकी मार्केटिंग के ऊपर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने प्लान क्या किया कि हमें, हमारे पास जो मार्केटिंग स्पेंड है वो है 20%, ठीक है। ये हमारी ब्रैकेट, ठीक है, हमने सपोज कर लिया। अब हमारे पास एवरेज बास्केट साइज नहीं है या एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो हम अपनी वेबसाइट पे जितनी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं उनकी एक एवरेज प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई हैं कोई 10 चीजें, P1 P2 P3, इस तरह कोई 10 चीजें लगी हुई हैं। ये है 300 की, ये है 600 की, ये है 900 की, ये है 450 की, ये 1700 की, ये 2100 की, और 2400, 120। ये डिफरेंट मैंने प्रोडक्ट्स निकाले, या मैंने अपनी वेबसाइट पे रेंडमली कोई 10 प्रोडक्ट्स निकाल ली, और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो कि 300 में, बहुत सारी 600 में है, तो जो एवरेज प्राइस थी वो मैंने सबकी निकाल ली, और मैंने इसका यहाँ से एक एवरेज निकाल लिया, सम करके इसको एवरेज निकाल लिया। तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जो 10 प्रोडक्ट्स हैं उनकी एवरेज कॉस्ट जो है या एवरेज रिटेल वैल्यू जो है वो 965 रुपये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एवरेज बास्केट साइज एज्यूम ये कर लिया कि 965 रुपये है मेरी, जो कस्टमर ऑर्डर करेंगे उसके हिसाब से। ये मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस है, मेरी जो एवरेज प्रोडक्ट है वेबसाइट के ऊपर, ये उनकी प्राइस है। अब मुझे टारगेट क्या है मेरा, मैं अभी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं की मुझे, पर मैं अपने आप को एक टारगेट दे रहा हूँ कि यार मुझे कितनी सेल आनी चाहिए, ठीक है। अब ये टारगेट बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारे यू नो कम्बिनेशन की वजह से बन सकता है। पहला ये हो सकता है कि मेरे पास स्पेंडिंग के लिए पैसा कितना है, मेरे पास टोटल 5-7 हज़ार रुपये मैंने वो स्पेंड करना है और ऑर्डर्स लेके आने हैं। तो मेरा टारगेट लाखों में नहीं हो सकता। मेरे पास टोटल गिनती की 10-12 प्रोडक्ट्स हैं और मेरे पास अपनी प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, कुछ कहीं से मुझे स्टॉक मिला, मेरे पास टोटल स्टॉक ही 20-30 प्रोडक्ट्स का है, 20-30 यूनिट्स हैं, मुझे बस यही यूनिट्स ही बेचने हैं, ठीक है। तो मैं क्या उन 20 चीज़ों को, 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर या 20 यूनिट्स के ऊपर 40 ऑर्डर्स लेके आ सकता हूँ? नहीं लेके आ सकता, 20 के बाद वो सोल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने लिए टारगेट सेट करना है। अब हर किसी का अपना माइंडसेट या अपने टारगेट्स हो सकते हैं कि मेरे पास इसकी इन्वेंटरी अच्छी खासी पड़ी हुई है, मेरे पास मार्केटिंग स्पेंड अच्छा खासा है तो मैं ज़्यादा स्पेंड कर सकता हूँ, ये मार्केट में सामान बहुत इजीली अवेलेबल है, मैं कहीं से भी उठा के ले आऊंगा, मैं इसको बेच लूंगा। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीकेकार हो सकते हैं। सो मैंने अपने लिए ऑर्डर्स को टारगेट करना है, ठीक है। अब ऑर्डर्स को टारगेट करने के लिए मुझे चाहिए कि मेरे पास मार्केटिंग कॉस्ट कितनी बनेगी या मेरे पास सेल कितनी आएगी, ठीक है। उसके लिए मैं निकालूंगा कि मेरे पास कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होगा। मैं एक ऑर्डर लेके आ रहा हूँ, लेट्स सपोज मुझे एक ही ऑर्डर चाहिए, अगर इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, इसका कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होगा।
मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज के साथ। मैंने अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू का परसेंटेज निकाल लिया कि यार मैं 20% इसके ऊपर लगा सकता हूँ, तो इसका 20% बनेगा 193 रुपीज। तो ये मेरी कॉस्ट पर ऑर्डर होगा। ठीक है, मैं चीज कितने की बेच रहा हूँ, इतने की। तो मेरी जो टोटल सेल होगी, एक ऑर्डर आएगा तो वो इतना बनेगा। ठीक है? मेरा मार्केटिंग स्पेंड कितना बनेगा, कि अगर एक ऑर्डर मुझे 193 का आ रहा है, तो एक ही ऑर्डर मुझे इतने का ही पड़ेगा। ट्रैफिक में मैं कन्वर्जन रेट 0.5% के हिसाब से मैयर कर लेता हूँ कि अगर मुझे 200 ट्रैफिक आएगी तो 200 में से एक बंदा तो बाय कर लेगा। ROAS क्या बनेगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये मेरा टोटल सेल है और ये मेरी मार्केटिंग स्पेंड है। ROAS बन जाएगा आपका 5। अब मुझे अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने हैं, मैं कहता हूँ अगर मैं 5 अगर ऑर्डर्स लेके आता हूँ, तो मेरी सेलिंग कितने की होगी, मेरा मार्केटिंग स्पेंड कितने का होगा। ठीक है, कॉस्ट पर ऑर्डर तो वही रहेगा, एवरेज बास्केट साइज वही रहेगी, ट्रैफिक मैंने मैनुअली बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर ट्रैफिक यहाँ पे मैं ना भी ऐड करूँ तो इतना कोई इशू नहीं है ट्रैफिक का, बिकॉज मेरे रिजल्ट्स के ऊपर कोई मैयर नहीं आता। 20% ही है। अगर मैं टारगेट करता हूँ, मैं 18% मार्केटिंग स्पेंड पे आता हूँ, तो 5 ऑर्डर आ रहे हैं, बट वो मार्केटिंग कॉस्ट पहले 900 आ रही थी, अब वो मार्केटिंग कॉस्ट नीचे आ गई। ये वाली चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद है नहीं आ रही होगी। अब ये है मेरा बेसिकली प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसको जरा गौर से देखना दोबारा से। मैं एज्यूम कर रहा हूँ अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू को, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं है कि मेरे पास कितने के ऑर्डर आते हैं। बट मैंने अपनी एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल ली कि मेरी वेबसाइट पे ऑन एवरेज इतने का प्रोडक्ट है, तो उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसके आसपास होगी। हो सकता है हर कस्टमर एक प्रोडक्ट ना ले रहा हो, वो हर कस्टमर दो दो प्रोडक्ट बाय कर रहा हो या तीन तीन प्रोडक्ट बाय कर रहा हो। ठीक है, उसको एवरेज ऑर्डर यूनिट कहते हैं, कि एक ऑर्डर में वो कितने यूनिट लेके आ रहा है। बट मैंने एज्यूम किया मिनिमम के मेरे पास 5 कस्टमर आ रहे हैं, वो एक एक प्रोडक्ट ही बाय कर रहे हैं, तो मेरे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनेगी 965 रुपीज। अब अगर मैं इस 965 का 18% निकालता हूं, तो वो बनता है 174। तो मेरे पास कॉस्ट पर ऑर्डर बनेगा 174 के, एक ऑर्डर मुझे 174 का आ रहा है। अब मेरा ऑर्डर्स का टारगेट क्या है, मुझे दिन में 5 ऑर्डर चाहिए, मुझे दिन में 10 ऑर्डर चाहिए, मुझे दिन में 50 ऑर्डर चाहिए, मुझे दिन में 500 ऑर्डर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ 500 ऑर्डर, तो ये मेरा दिन का मार्केटिंग स्पेंड होगा। क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इतना मार्केटिंग स्पेंड कर सकूं पर डे का, 500 ऑर्डर्स लाने के लिए और इतनी सेल लाने के लिए जिसकी एवरेज बास्केट साइज ये हो। तो क्या मेरे पास इतना पैसा है? नहीं है। मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ? मैं अगर दिन में 1200 रुपये स्पेंड करता हूँ, तो 18% मार्केटिंग स्पेंड 174 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से मैं 900 रुपये की चीज बेच रहा हूँ। तो मैं 7 ऑर्डर्स लेके आ सकता हूँ जिसकी सेल प्राइस बनेगी 6,775 रुपये। तो यहाँ पे आपने अपने लिए टारगेट्स को सेट करना है, अपने गोल्स को सेट करना है।
अब ये बन गया आपका प्लान ए। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैं बना लेता हूँ प्लान बी। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मेरी एवरेज बास्केट साइज ये है और मेरे पास इतना मार्केटिंग स्पेंड आ रहा है। अभी हम ट्रैफिक और कन्वर्जन रेट को निकाल देते हैं, इन दोनों को भी हमने देखते हैं। फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो 4, 5, 6, 7, इन 7 चीजों को सिर्फ देखते हैं। प्लान बी में मैंने जाके किया कि मैंने एवरेज बास्केट साइज को बढ़ा दिया कि मेरे पास 1750 रुपए की प्रोडक्ट बिक रही है, और मार्केटिंग स्पेंड को बढ़ा दिया कि 18%। शायद स्टार्ट में मुझे नहीं मिले, स्टार्ट मुझे उसको डबल कर दिया, 32%, 36 होता है, 36। 36% मेरा अगर मार्केटिंग स्पेंड आएगा तो 1750 रुपए की एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे 630 रुपए सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड करने पड़ेंगे। ठीक है। इस हिसाब से अगर मेरे पास 7 ऑर्डर्स आते हैं तो वो 12,000 रुपये लगे, 4,000 रुपये टोटल लगेगा और 12,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ। अगर मैं इस ऑर्डर की वैल्यू को ज्यादा कर देता हूँ कि मुझे 200 ऑर्डर्स चाहिए, तो मुझे 1,26,000 रुपया फेसबुक पे लगाना पड़ेगा और मैं 3.5 लाख के ऑर्डर्स को लेके आ रहा हूँ। अब मैं इस प्लान को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 14%, सॉरी 25%। अब 200 ऑर्डर लाने के लिए मुझे कितना पैसा लगाना पड़ रहा है और कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर मेरा मार्केटिंग स्पेंड 12% पे होता है तो कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितनी वैल्यू के आ रहे हैं, और अब मुझे फेसबुक की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो इम्पोर्टेंट इस पूरे प्लान में क्या चीज़ है? जी भाई भाई, आप बताएं इस पूरे प्लान में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मार्केटिंग कॉस्ट। कि मेरी मार्केटिंग कॉस्ट कहाँ पे आती है और उससे क्या फायदा होता है मेरे बिजनेस में। अगर मैं 36% पे हूँ तो 3.5 लाख के ऑर्डर लाने के लिए मुझे 1,26,000 रुपये फेसबुक को देना पड़ेगा। अगर मैं 25% पे हूँ तो मुझे सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाने के लिए 87,000 देने पड़ेंगे। अगर मैं 12% पे हूँ तो 3.5 लाख कमाने के लिए मुझे 42,000 फेसबुक को देना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइज अब किस चीज को करना है मुझे? एग्जैक्टली exactly बता सकते हो कि मुझे किस चीज के ऊपर वर्किंग करनी है? मुझे किस चीज को कम करना है, किसकी कॉस्ट को कम करना है? एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बता सकते हो कि मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर को नीचे लेके आना है। अगर मैं इसकी मार्क एवरेज बास्केट साइज बढ़ा देता हूँ तो वही 200 ऑर्डर्स, ऑब्वियसली मार्केटिंग कॉस्ट तो बढ़ गई, बट वही 200 ऑर्डर्स पहुंच गए 9.5 लाख पे। अगर मैं इसकी कॉस्ट भी बढ़ा देता हूँ तो वही 200 ऑर्डर्स मुझे इतना पैसा दे रहे हैं। तो ये अब आ गया दूसरा सिग्नल कि मुझे अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू को भी बढ़ाना है। मुझे अपनी एवरेज कॉस्ट जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है कि एक बंदा महंगी चीजें खरीदे, या अगर वो सस्ती भी खरीद रहा है तो वो ज्यादा चीजें खरीदे। जैसे मिनीसो में होता है, मिनीसो में एवरेज बास्केट साइज जो है वो तकरीबन 2200 है। एक एक बंदा ऑलमोस्ट 3 से 4 प्रोडक्ट्स बाय करता है। ठीक है, वो 3 से 4 यूनिट्स बाय करता है।
वो एक सिंगल यूनिट मिनिसो की वेबसाइट से कोई बाई नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो सिंगल यूनिट बाय करते हैं। ऑन एवरेज एक बंदा 4 यूनिट बाय करता है। ऑन एवरेज एक बंदे की जो एवरेज बास्केट साइज है वो 2100 है। अगर हम एक प्रोडक्ट की प्राइस निकालें मिनिसो की, आप जाके देखना, तो आपको एवरेज जो मिलेगी ना वो 450 से 500 होगी। ठीक है, उनकी 80% जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स की वो 1000 से नीचे है। ठीक है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एवरेज सबके निकालें तो बहुत सारी हैं जो कि 200-300 की रेंज में, 400 की रेंज में, 500 की रेंज में, 500 से 600 की रेंज में सबसे ज्यादा है। तो उनकी एवरेज जो प्रोडक्ट प्राइस है या यूनिट प्राइस है वो यही 500 से 600 के बीच में है। ठीक है। बट वो सस्ते होने की वजह से लोग ज्यादा बाई कर रहे हैं। किसी को एक सोप डिस्पेंसर लेना है तो वो दो बाई कर लेते हैं, सस्ता मिल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एवरेज बास्केट साइज को कैसे बढ़ा सकता हूँ? मैं एवरेज बास्केट साइज बढ़ाने के लिए बंडल डील्स लगा सकता हूँ। पैक ऑफ वन, पैक ऑफ टू, पैक ऑफ थ्री। एक प्रोडक्ट 500 में, 700 में दो। एक प्रोडक्ट 500 में, 700 में दो, 850 में तीन। अगर मैं तीन प्रोडक्ट सिंगल सिंगल करके बाय करता हूँ तो वो मिलती है मुझे 1500। तो अगर मैं तीन ऑर्डर करता हूँ तो वो मुझे मिल जाती हैं 900 रुपये, लेट्स सपोज, जो कि एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर बेच रहे हैं। एक हुडी उनकी वेबसाइट पर लगी हुई है 1500 की, वही पैक ऑफ थ्री उनके पास लगा हुआ है 900 रुपये में। क्योंकि उनका फोकस है पैक ऑफ थ्री बेचने का। ठीक है, मैं 1500 की सिंगल बेचूंगा तो शायद ना बिके, तो मैं पैक में बना के बेचता हूँ, तो लोग ज्यादा बाइंग करते हैं। ठीक है, मेरा ज्यादा चीजें बिक रही हैं जिसकी वजह से मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा बढ़ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट ये ब्रांड्स की जिस हम सेल वगैरह लगाते हैं तो हम उस पेज के ऊपर जो सबसे हाई वैल्यू की आइटम है उसको सबसे ऊपर शो करते हैं, कि लोग जैसे ही वेबसाइट खोलें तो उनकी पहली नज़र उन महंगी चीज़ों पे पड़े। ठीक है। जिसने सस्ती चीज़ें खरीदनी है वो घूमता फिरता सस्ती चीज़ों पे ही जाएगा। ठीक है। बट ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को पहले वो चीज़ दिख रही है तो उनका इंटरेस्ट उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्रिएट हो जाता है, वो उन चीज़ों को बाय करते हैं। ठीक है। या हम महंगी चीज़ें की जो एड्स हैं, क्रिएटिव्स के अंदर एड अकाउंट में जो जो हम एड्स लगा रहे हैं, तो हम उनकी तस्वीरों को यूज़ करते हैं जो महंगे ड्रेसेस होते हैं। ऑब्वियसली महंगे ड्रेस के ऊपर शूट भी महंगा होता है। ठीक है, उसको बेचने के लिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की जाती है, खर्चा भी उसके ऊपर किया जाता है। तो उनको दिखाया जाता है एड्स के अंदर भी, वेबसाइट के अंदर भी। अ, अब गौर कीजिएगा, अभी दोबारा से ये 12/12 की सेल आएगी और ये वाइट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, ईयर एंड की सेल जिस टाइम आएगी, तो जो उनका एड्स के अंदर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है जिस मॉडल का या जिस ड्रेस जो आपको दिख रहा है, वो उनकी वेबसाइट का सबसे महंगा ड्रेस होगा। आप सनास फिराज देख लो, आप खादी देख लो, आप गुलामा देख लो, किसी भी आप स्टोर का वो देख लेना, जो एड में आपको डिजाइन नजर आ रहा होगा वो डिजाइन उनकी वेबसाइट का सबसे महंगा डिजाइन होगा। ठीक है। और वो यही चाहते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी हमारा ये वाला डिजाइन बिके, क्योंकि सबसे महंगा है। इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट में समझ आ गया? तो आप इस तरह अपना एक छोटा सा प्लान बनाओगे। इस एक्सेल की शीट किसी को भी नहीं मिलेगी आप में से, ये आपको खुद बनानी है। ठीक है। और जब आपको कहीं समझ में नहीं आती तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशंस दोबारा से बता देता हूँ। एक हम बनाते हैं प्लान। ठीक है। और दूसरा हम एग्जैक्ट नंबर्स के ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं। अब जो मैं इस तरह की रिपोर्ट्स बनाता हूँ ना, ठीक है, मैं इसको डेली सेल रिपोर्ट का मैं भी आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि डेली सेल रिपोर्ट के नाम से मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने उसके डे और डेट और लिखना शुरू कर दिया, और मैं डेली की यहाँ पे सेल लिखता जा रहा हूँ। लेट्स सपोज एक दिन में मेरे पास इतनी सेल आई। ठीक है। इतने ऑर्डर्स आए। मार्केटिंग स्पेंड मेरा इतना हुआ, सेल से भी ज्यादा होगा।
ये तीन चीजें मुझे पुट करनी है, और जो तीन बाकी चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है वो क्या है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कॉस्ट पर ऑर्डर, मार्केटिंग स्पेंड, आरओएस। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं इसकी? जी एम एस साहब, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है क्या, एम एस साहब बताएं। जो कि जितनी जितनी कॉस्ट हमारे ऊपर ऑर्डर पे लगती है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, पहले इसके नाम को पढ़ें। एवरेज, एवरेज क्या होता है कि बहुत सारी चीजों का एवरेज सम निकाल के एवरेज निकाल ली, फिर एवरेज निकाल ली है ऑर्डर के वैल्यू की, कि हमारे पास जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू का मुझे एवरेज चाहिए। अब इसको एक्सप्लेन करें उर्दू में। इसका ये है कि जितने हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने एवरेज किया कि कुछ ज्यादा महंगी इस शीट के ऊपर देखेंगे, इस पे हमारे पास आ रही है सेल, फिर हमारे पास आ रहे हैं ऑर्डर्स। सेल कितनी है? 6,700, 67,500। ऑर्डर्स कितने हैं? 80। कि 80 लोगों ने टोटल जो सेल पैसे दिए मुझे वो 67,000। ऑन एवरेज एक बंदे ने मुझे कितना पैसा दिया? क्या एक बंदे ने 80 में से, 80 ऑर्डर में से एक ऑर्डर की प्राइस क्या मिलेगी? वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू टोटल सेल डिवाइडेड बाय ऑर्डर। ये मेरे ख्याल से शायद तीसरी या चौथी की मैथ्स में होता है, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल। कुछ मुझे सवाल ऐसे याद है, ऐसे मुझे कुछ जब भी ऐसे कैलकुलेशन कर रहा होता ना तो मुझे अक्सर वो आते हैं कि एक में शॉपकीपर के पास 8 किलो मिल्क था, एक ने 3 किलो लिया, दूसरे ने इतना लिया, तीसरे ने इतना लिया, तो एवरेज एक कस्टमर ने कितना मिल्क। इस तरह के वो चौथी पांचवी की शायद मैथ्स में ऐसे सवाल होते थे। तो हमने सिंपली कैलकुलेट, असल देखिए चीजें ये वही है, मैं बहुत दफा आपको कह चुका हूँ कि ये जो डिजिटल दुनिया है ना, इसका जो जन्म हुआ ये मेरे ख्याल से कोई 15-20 साल पहले इजाद हुआ था ये। और जो आपका ई कॉमर्स है ये 8-10 साल पुराना है, पुराना नहीं है। इन तमाम चीजों को जो बनाया गया ना, ये खुद कार चीजें नहीं बन गई, इनको बहुत सोच समझ के, बहुत प्लान करके चीजों को बनाया गया। और ये प्लान कहाँ से बनता है, ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? ये आपकी वही जो सदियों से मार्केटिंग हो रही है, उन्हीं चीजों को डिजिटलाइज किया गया। मार्केटिंग को नई चीज नहीं, मार्केटिंग सदियों से होती आ रही है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि उसी मार्केटिंग को जस्ट हमने डिजिटलाइज कर दिया। हमने अखबार में ऐड देना है, हम अखबार में ऐड नहीं दे रहे, हम फेसबुक में ऐड दे रहे हैं। ऐड वही है, ऐड डिजाइन भी वही होगा, मकसद भी वही होगा, पर्पस भी वही होगा कि हमें सेल करनी है, हमारे लोग हमारे देखें, बेसिक चीजें वही होंगी, सिर्फ उसका मीडियम चेंज हो रहा है। दुकान के बाहर एक बंदा खड़ा हुआ, आओ बाजी सेल लगाई, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। उसी मार्केटिंग को आप डिजिटलाइज कर दो, आप एक ऐड लगाओगे, वीडियो बनाओगे, और अच्छे तरीके कार से उसका आओ बाजी सेल लगाए वो वर्ड चेंज कर दो। मकसद क्या है, पर्पस क्या है, बेसिक क्या है? तो आओ बाजी सेल लगाओ का मकसद ये है कि जी आप हमारी दुकान पर हमारी चीजों को देखें। क्योंकि आपने मायरा खान को एज ए मॉडल लिया, उससे एक वीडियो बनाई और फेसबुक पे डाल दी, उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है? कि लोग उसकी वीडियो को देखें, हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, हमारी प्रोडक्ट्स को देखें और शॉप करें। तो कॉन्सेप्ट वही है कि आओ बाजी सेल लगाई, बट उसके मीडियम चेंज हो जाते हैं, उस मीडियम की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है। कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज क्या है, किसी को पता है? कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज क्या है? हमारा जो कंप्यूटर का टीचर है ना, वो कंप्यूटर बोलता था,
आज आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी। कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है बाइनरी डिजिट्स, 0 और 1। कंप्यूटर की जो बेसिक कोडिंग है, जो एल्गोरिदम है, वो 4 फंडामेंटल्स के ऊपर है। एक छोटी की कंप्यूटर बुक में लिखा हुआ है, इफ बट एल्स देन। ये 4 पैरामीटर्स हैं, ये 4 कोडिंग है। ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज की बेसिक कोडिंग है, बेसिक पैरामीटर्स हैं। फरूक अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ यार, अनम्यूट नहीं हो रहा। यार असल मैंने ये माइक लगाया हुआ है जिसकी वजह से स्पीकर में आवाज नहीं आती, इसलिए मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। मैं अभी 5-10 मिनट तक माइक उतार के फिर आपको अनब्लॉक करता हूँ। तो बेसिक क्या है? इफ, देन, एल्स, बट। ये इस तरह 4 चीजें इसी रंग के पैरामीटर हैं। आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, आप उसके ऊपर जाके क्लिक करते हो तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा? जो से भी होगा हमने खोला। आपने जो भी एक्शन करना है उसका कोई रिएक्शन होगा। आपने माई कंप्यूटर के ऊपर जाके डबल क्लिक किया तो वो एक न्यू विंडो खुल के आएगी। अगर वो न्यू विंडो नहीं खुलती तो क्या होगा? फिर हम उसको देखेंगे कि नहीं कोई एरर आएगा, वो लेट ओपन होगी, नहीं ओपन होगी, कोई नोटिफिकेशन आ गया कि आप नहीं खोल सकते, जैसा फारूक कह रहे हैं अनम्यूट नहीं हो सकता। इसने माइक के ऊपर बटन के ऊपर जाके क्लिक किया और ये बटन अनम्यूट नहीं हुआ। कोई ना कोई रिएक्शन आ रहा है कि अगर ये नहीं रिएक्शन आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो फिर ये एक्शन होगा, फिर उस एक्शन के ऊपर एक और रिएक्शन। और ये फिर जो 5वां पैरामीटर है वो लूप है। इफ बट देन एल्स। इफ अगर मैंने क्लिक किया तो देन क्या होगा? ये नहीं हुआ बट ये हो सकता है, या ये होगा। ये भी नहीं हुआ तो फिर ये एक्शन होगा। और फिर 5वां लूप दोबारा से, इफ बट। आपने डबल क्लिक किया, नहीं खुला, आपने वेट किया, खुलना चाहिए था, नहीं खुला, आपने और वेट किया, दोबारा नहीं खुला, फिर आपने दोबारा जाके डबल क्लिक किया, वो लूप अगेन। बेसिक वही है। अभी जो इस टाइम आपकी जावा या पाइथन या पीएचपी लैंग्वेजेस चल रही हैं जितनी भी, वो भी इन्हीं बेसिक्स के ऊपर चलती हैं। तो आपके बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते। इट्स लाइक डीएनए। तो मार्केटिंग के बेसिक्स क्या है? आपको अगर अच्छा मार्केटर बनना है तो आपको सबसे पहले उस इंसान को जाकर स्टडी करना है जो आवाजें लगाते हैं, आवाजी से लगाई। हमारा सबसे बड़ा टीचर वो इंसान, वो हमें मार्केटिंग सिखाना है। कभी खाली गली में वो खड़ा हो आवाजें मार रहा होगा? नहीं। कहाँ जाके वो आवाज लगाएगा जहाँ पे रश है। फिर उसमें अट्रैक्शन क्या है? उसकी आवाज बड़ी कानों में चुभने वाली हो, कैचिंग हो। ठीक है, वो एक हमारी तरह नॉर्मल है। आवाज आए तो वो आवाज आवाज आए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो कि सदियों से मार्केटिंग में चलते हैं। जस्ट इनके सिंपल जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, इनके सोच चेंज हो रही है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है? हाँ जी। ये होगा कि एक बंदा हमें कितना एक ऑर्डर में कितने पे कर। नहीं, ये देखो कि जितनी हमारी सेल हुई है जितनी ऑर्डर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाएगी कि एक ऑर्डर कितने। ठीक है, जैसे कि देखो एक बंदे ने 10 रुपए की चीज खरीदी, एक ने टोटल सेल डिवाइडेड बाय उसको 3 बंदे ने 3 रुपए टोटल ऑर्डर्स। ठीक है। हाँ, लिखने की 8 से 43, 8 से 43। हाँ कलीमुल्ला सर, 1 मिनट, मैंने आपको भी अनम्यूट की वो दे रहा हूँ ऑप्शन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ कलीमुल्ला आप बताओ। सर ऑनलाइन वाले नहीं बोलते सर, नहीं, कलीमुल्ला बोलता है। ये इनमें जादू होगा तो मेरी चेन निकालना चाहिए, नहीं बोलते। कलीमुल्ला बोलने वाला तो होता है, वो बोलता है। हाँ कलीमुल्ला। नहीं, कौन मैसेज कर रहा था? फर्रुख। सर मैंने किया था मैसेज। अरे, तुम्हारी आवाज से मैंने तुम्हें पहचाना है। सर टोटल नंबर वो ए और बी जो है सर ये होगा टोटल नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल एवरेज ऑर्डर सेल वैल्यू। डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स।
ठीक है, कि अगर मेरे पास 60,000 के टोटल ऑर्डर्स हैं तो, और 80 लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, तो एक बंदे ने ऑन एवरेज कितने की शॉपिंग की है मेरे पास से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कॉस्ट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होता है? सर मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। वो पहले मैसेज करने लगा हुआ है, इधर बोल बोल के मेरा गला बैठ गया है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कॉस्ट पर ऑर्डर होता क्या है? सर मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। होता क्या है? जो जो कॉस्ट, हमारे साथ टोटल मार्केटिंग की कॉस्ट आई है ना, उसको जितने नंबर ऑफ ऑर्डर है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो कॉस्ट कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाएगी, एक पर, ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट आई मतलब है। एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसको, कि हमने जो टोटल हमारे पास कॉस्ट आई है, ठीक है, जो कि मार्केटिंग कॉस्ट है, इसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ, कि एक ऑर्डर को लाने की कॉस्ट, अगर 80 ऑर्डर लाने की कॉस्ट है 20,000, तो एक ऑर्डर को लाने की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, मार्केटिंग स्पेंड कितना आया? मार्केटिंग स्पेंड होता क्या है? व्हाट इज मार्केटिंग स्पेंड? बोल पड़ कलीमुल्ला। सर जो स्पेंडिंग आपकी हुई है, कितनी स्पेंडिंग हुई है उसकी फारूक एक परसेंटेज मिनट, होती है। फारूक एक मिनट यार, बाकियों को भी जरा होश में ले। जी जी जी, सॉरी हाँ सॉरी। जी, साथ फारूकी, यार मैं सबके माइक खुद ही से अनम्यूट कर दूं। शाइस्ता खान। सर ये परसेंटेज होती है जो हम यूज करते हैं, मतलब अगर 100 रुपए हम यूज करेंगे तो उसमें से 20 हम मार्केटिंग पर लगाएंगे। मार्केटिंग कॉस्ट ही होती है कि, सर ये हमें, ये ऐसे होते हैं कि हमारे जो हमारा शॉप है उस पे जो प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं उनका टोटल जो एवरेज है वो कितना आता है, और उसके परसेंटेज के मुताबिक 20% या मार्केटिंग 20% मार्केटिंग हम उसमें परसेंटेज स्पेंड क्या करते हैं। होती है? मार्केटिंग परसेंटेज ये होती है कि हमने 20,000 रुपया लगा के 67,000 के ऑर्डर्स लेके आए। ठीक है, तो ये 20,000 हमारे टोटल सेल का कितना परसेंट था? ठीक है? कितने परसेंट हमने अपनी टोटल सेल वैल्यू का खर्चा किया मार्केटिंग के ऊपर, वो लाने के लिए। कि जैसे मैंने आपको बताया कि यार, अगर हमारे 100 रुपया कमाना है तो हमें 20 रुपया उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। ये 20 रुपया 100 का कितना परसेंट बना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी ले लेंगे परसेंटेज, तो ये बन जाएगा 20%। अगर यही 100 कमाने के लिए हमने 4 रुपये लगाए होंगे तो ये 4% बन जाएगा। ठीक है, यही के लिए अगर हमने 7.5 लगाए होंगे तो ये 7.5 बन जाएगा। अगर मैं इसी वैल्यू को कर दूं इतना, और इसको हमें इतना स्पेंड किया, तो थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास टोटल सेल कितनी आ रही है, हमारे पास टोटल मार्केटिंग का खर्चा कितना हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल, और हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, कि हमने इसका 9% लगा दिया सिर्फ फेसबुक पे। ठीक है, अब मैं अगर निकालूं अपने मार्जिन्स, मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाता हूँ, लेट्स सपोज पी एन, पी एन एल का पता है क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि मैंने एक महीना मार्केटिंग की, मेरे सामने एक रिजल्ट आ गया, अब मुझे कैलकुलेट करना है कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। अगर मैं लॉस में हूँ तो मैं कितने लॉस में हूँ, और अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं कितने प्रॉफिट में हूँ। तो प्रॉफिट की वजह से वो चांसेस कम ही होते हैं, ज़्यादातर लॉस में ही होते हैं। वो एक वो बात है ना, मैंने शायद फेसबुक पे भी पोस्ट की थी, एक किराएदार होता है, वो कहता है मैंने लोकल ई कॉमर्स पे काम कर रहा था, तो मेरे मालिक मकान ने एक दिन देखा और मुझसे पूछा आप क्या काम कर रहे हो, तो उसको मैंने बताया मैं लोकल ई कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ। फिर मैंने 2 दिन लगा के उसको ट्रेनिंग दी, फिर 2 हफ्ते बाद हम दोनों ने लोकल ई कॉमर्स पे काम करना शुरू कर दिया।
2 महीने बाद हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। खैर, अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं कैसे मेजर करता हूँ कि मेरे पास टोटल सेल, हम आसान से नंबर्स लेते हैं कि 10,000 की मेरे पास टोटल सेल थी। ठीक है, ये थी टोटल सेल। अभी इसमें ना हम रिटर्न चिटर्न या वो उन चीज़ों में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ एक सादा खुशबू वाला वो शीट बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं बिल्कुल सादा सी, कि हमारे पास टोटल सेल थी 10,000 रुपये की। ठीक है, इस पे फेसबुक कॉस्ट मतलब मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगी? मार्केटिंग कॉस्ट मैं कहता हूँ कि जी 1,200 रुपये मैंने मार्केटिंग कॉस्ट लगाई। 1,200 को हमने निकाल लिया, परसेंटेज के टोटल का कितना परसेंट बना? ठीक है, फिर मेरे पास आ गया प्रोडक्ट कॉस्ट, कि उस प्रोडक्ट जो मैंने बेची उसकी रिटेल कॉस्ट या उसकी होलसेल कॉस्ट कितनी की थी, वो मुझे कितने की प्रोडक्ट पड़ी जो मैंने आगे बेची थी। तो मेरे पास एक जो ऑर्डर था, टोटल ऑर्डर्स कितने आए मेरे पास? मेरे पास टोटल ऑर्डर्स लेट्स सपोज 20 थे। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 की एक प्रोडक्ट मेरी बिकी है। जो 500 की प्रोडक्ट बिकी है, वो प्रोडक्ट मुझे कितने की मिली? तो ये आ जाएगी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई 100। अब आपका आ गया सबसे पहले मार्जिन। ठीक है, कि आपने एक प्रोडक्ट जो ले आपने बेची 500 की, आपको मिलती थी 400 रुपये की। ठीक है, 400 की आपको ये प्रोडक्ट मिल रही है। फिर इसमें से आपने निकालना है अपनी फेसबुक कॉस्ट। फेसबुक कॉस्ट कितनी बन रही है? सारी ला दी। फेसबुक कॉस्ट हमारी बन रही है मार्केटिंग स्पेंड ना, सॉरी, कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय दिस। 60 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा है हमें। ठीक है, तो इसमें से हमने ये निकाल ली। अब अभी तक ये हमारा मार्जिन आ रहा है, मार्जिन आफ्टर मार्केटिंग। ठीक है, हमने इसमें अदर चार्जेस डाल दिए। लेट्स सपोज 40 रुपये हमारे अदर चार्जेस थे। डिलीवरी कॉस्ट हम हायर नहीं अभी कर रहे, क्योंकि वो हम कह रहे हैं ये कस्टमर डिलीवरी पे कर रहे हैं। मैं 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस ले रहा हूँ, और ऑन एवरेज मुझे 160 से 170 रुपये डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है? तो इस छोटे से प्लान के तहत मेरे सामने क्या रिजल्ट आ रहा है कि मैं 10,000 रुपये की सेल कर रहा हूँ। एक प्रोडक्ट मुझे 500 की बिक रही है, जिसमें से 400 रुपया मेरा 100 रुपया प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल, ये तो 20% मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर खर्चा आता है, 12% मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर आता है, अदर कॉस्ट के ऊपर मेरा 8% खर्चा आता है। ठीक है, और मेरा मार्जिन कितना बच जाता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस। 60% मुझे मार्जिन बच रहा है। टोटल खर्चा कितना हो रहा है? ये 40% मेरे टोटल एक्सपेंस हो रहे हैं, 60% मुझे बच रहा है। अब इस 60% में से और चीजें माइनस होती जाएंगी। लेट्स सपोज मेरा 25% रिटर्न रेशो है। ठीक है, तो मेरा मार्जिन 25% और कम हो गया। ठीक है, 10% मेरी कैंसिलेशन है, तो इस 35 जो रिमेनिंग था इसमें से 10% मैंने और निकाली, 25% बन गया। फिर मेरे और अदर एक्सपेंसेस, रेंट, इंटरनेट के पैसे, लैपटॉप के पैसे, मतलब बहुत सारे और एक्सपेंसेस डाल लिए, तो मैंने 20% और एक्सपेंसेस डाल दिए। तो ये मेरे पास 5% मेरा प्रॉफिट आ रहा है। 5% ऑफ दिस अमाउंट इज 25 रुपये। 25 रुपये मल्टीप्लाई बाई टोटल ऑर्डर्स, ये मैंने कमाया टोटल इसमें से। ये बेसिकली एक आपका पीएनएल होता है। अब यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस डालते हो। ये तो बड़ी एक रफ सी हमने शीट बना दी, जो प्रॉपर शीट होती है पीएनएल की। उसमें एक तरफ आपके पास सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कोरियर के ऊपर जो आपका रिटर्न है ना, जो आजकल मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस देखी हैं बहुत सारे लोगों की, जी रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है और वो सारा कुछ होता है। आप उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हो।
ठीक है। कोरियर पे आपको नॉर्मली आप कस्टमर से 200 रुपया चार्ज कर रहे हो, जो कि इस टाइम एक इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड चल रहा है। 200, 220 या 180 आपको कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस ले रहे हो, या आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर वो 200 रुपया 250 रुपया ऐड करके अपनी प्राइसिंग ज्यादा कर रहे हो, कस्टमर को फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहे हो। ठीक है। अब कोरियर के साथ आप अपने रेट्स को देखो तो ऑन एवरेज आपको 140 150 रुपये एक डिलीवरी के पड़ रहे होते हैं। आपको हर ऑर्डर में से 40 50 60 रुपया बच रहा होता है। ठीक है। ये वो पैसा है जो कि आप रिटर्न्स में मैनेज करते हो। ऑब्वियसली रिटर्न आपको नुकसान देता है, ठीक है, बट आप उसको रिटर्न्स के अंदर मैनेज कर रहे हो। तो खैर इसकी भी हम लोग सेपरेटली कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू हेयर, तो हमें यहाँ पे मिस अब आप बताएं कि हम अपना, बल्कि कलीमुल्ला कहाँ है यार, कलीमुल्ला क्यों नहीं बोल रहा? मिस समारा, आप ये जरा बताएं इससे हम मार्केटिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? खुश हो गए ना? नहीं नहीं, आप समारा है? अच्छा समरा है, तो समारा कौन है? फिर शाइस्ता कौन है? अच्छा शाइस्ता, हाँ कलीमुल्ला। ये अहमद और अहमद बिलाल में क्या फर्क है? कलीमुल्ला नहीं बोलता यार। अच्छा मिस जी सर, जी सर। मार्केटिंग स्पेंड कैसे हेलो कैलकुलेट, सर। जल्दी से बता, मार्केटिंग स्पेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ कैलकुलेट? मार्केटिंग का स्पेंड तो जो सर हमारा फेसबुक वगैरह पे जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं उसको हम अपने प्रॉफिट से निकालेंगे, या जो हमारा कास्ट होता है उसे हम मार्केटिंग वो करें। आपके सामने मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अब मुझे ये बताओ कि मैं किसको किससे डिवाइड करूं, मैं मल्टीप्लाई करूं या प्लस करूं, कैसे निकालूं? सर जो, हाँ, जो हमारा मार्केट कास्ट है ना 1200 रुपये। 1200 नहीं है मार्केट कॉस्ट, हमारा ज्यादा हो गया। 1200, यहाँ पे सर आप 1200। मार्केट कॉस्ट 20,000 है। अच्छा, हाँ 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाई जो हमारे ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर आए टोटल ऑर्डर। 20,000 डिवाइडेड बाई टोटल क्या है? टोटल सेल, टोटल ऑर्डर्स करें, 80 ऑर्डर है, जी सर। 80 से करूं? टोटल सेल, सर पता नहीं। सर ये टोटल से डिवाइडिंग बाय मार्केटिंग कॉस्ट होगा। शाइस्ता हमारी आवाज सही नहीं आई, क्या कह रहे हो? टोटल सेल्स डिवाइडिंग बाय मार्केटिंग कॉस्ट होगा। टोटल सेल डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट जी सर। आ गया 337%। सर ये तो मार्केटिंग फिर मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडिंग बाय टोटल सेल्स होगा। कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल होगा, तो ये आ गया 29%, ये ठीक है? यस सर, यही होगा। ऐसा ही होगा? ये मिस जी जल्दी, सर। ही होगा? हेलो, ऐसा ही होगा क्या? डॉक्टर शाइस्ता ने सही बताया? हाँ जी। मार्केटिंग कॉस्ट बाय ऑर्डर्स। मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, बड़े आसान अल्फाज के यार, मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास टोटल सेल आई है 60,000 की, टोटल खर्चा हुआ है 20,000 का, ठीक है, तो ये जो 20,000 है ये टोटल सेल का कितना परसेंट है? टोटल सेल का जो मार्केटिंग स्पेंड हुआ है, वो मार्केटिंग स्पेंड कितना परसेंट है टोटल सेल का? मार्केटिंग स्पेंड का मतलब क्या है, चीजों को ना थोड़ा सा इसके नाम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मार्केटिंग स्पेंड क्या है कि मार्केटिंग के ऊपर कितना खर्चा हुआ, उसका मुझे परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज मैं कैसे निकालूंगा कि टोटल खर्चा कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल सेल, तो उसका एक पोर्शन आ जाएगा कि इतना पोर्शन, अगर हमारा ये ऑर्डर्स 100% इसका पोर्शन है, ठीक है, तो कितना पोर्शन मार्केटिंग में गया।
हम उसको सिंपली डिवाइड कर लेंगे, टोटल खर्चा कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। आरओएस क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई होता है। आरओआई होता है पूरे बिजनेस का, ठीक है। अब अच्छा। पूरे बिजनेस में जो वो बेसिकली आपका पीएनएल में असल जो चीज निकलती है ना, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलती है। इसमें शॉपिफाई का खर्चा भी होता है, इसमें बिजली का बिल भी होता है, इसमें आपका टाइम का जो आप लगा रहे हो उसका खर्चा भी होता है, आपने जहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है उसकी प्राइस भी होती है, मतलब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं आरओआई में। आरओएस होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आप आरओएस कैलकुलेट करते हो। सिंपल के मैं जो एड्स लगा रहा हूँ, अब इस पूरे प्लान में जो आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हो रही है, जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। जी और सर। इस टाइम में ये जो प्लान बना रहा हूँ एज अ बिजनेस ओनर प्लान नहीं बना रहा, ये मैं प्लान बना रहा हूँ एज अ मार्केटर, ठीक है। मेरे अपने बिजनेस में मेरे डिफरेंट रोल्स हैं। इस टाइम मेरा जो रोल है वो एज अ मार्केटर का है। मेरे पास इस टाइम स्टॉक आ रहा है, वो स्टॉक को लाना इस टाइम अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कितने का आ रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी इस टाइम सिर्फ क्या है कि उसको बेचना, उसको सिर्फ उस स्टॉक को सेल करना, ठीक है। तो इस टाइम मैं अपने बिजनेस का मार्केटर हूँ, सिर्फ मुझे सिर्फ उस स्टॉक को बेचना है। और मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि मुझे बेचना है, बट मुझे एक कैलकुलेटेड मार्केटिंग स्पेंड में बेचना है। ये ना होना कि मैं 60,000 की सेल करूं और मैं यहाँ पे फेसबुक पे 17,000 रुपये लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको 100 से ऊपर जाता है तो उसका मतलब ये माइनस पर में चला गया। ये आपकी सेल से ज्यादा आपका मार्केटिंग का स्पेंड हो रहा है। सो आरओएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि मैं एड के ऊपर जितना पैसा लगा रहा हूं उसका मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। अब मैं सिंपली अपने टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट के ऊपर डिवाइड कर देता हूं, और ये आ गया 3.4, मतलब 3.4 गुना। मैं जितना स्पेंड कर रहा हूं उसका 3 गुना मुझे सेल मिल रही है, ठीक है। तो 20 का 3 गुना कितना होता है? 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 3, ठीक है। अगर मैं इसको 3.4 से कर दूं, इसको मैं 60,000 ही कर देता हूँ, 60, तो एग्जैक्टली 3 गुना बन गया। सर ये कितना होना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर बाद में हमने वो जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो भी निकालनी होती है, बाकी चीजें भी लेकिन निकालनी अगर होती हम हैं। उसको ये कितने बिल्कुल ऊपर? बिल्कुल अगर हम उसको सिंपल कैलकुलेशन में लेके जाएं, तो आपकी सेल के 3 पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। पहला पार्ट होना चाहिए प्रोडक्ट प्लस लॉजिस्टिक्स, दूसरा होना चाहिए फेसबुक प्लस अदर, तीसरा होना चाहिए प्रॉफिट। अगर मैं 1200 की सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 1200 को डिवाइडेड बाय कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 3। 400 रुपया मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट जो होलसेल में मुझे कॉस्ट मिल रही है वो होगी, और इसी में शामिल होगा मेरा डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स वगैरह। 400 रुपया होना चाहिए मेरा फेसबुक कॉस्ट और अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में मैं कंफर्मेशन कॉल्स कर रहा हूँ तो वो सिम का खर्चा, बैलेंस का खर्चा, पहले से और सेल लगा दे, सेल टैक्स वाली और वो दूसरी, ठीक है। तो वो सारे खर्चे आ जाएंगे, और चौथा जो 400 होगा वो मेरा प्रॉफिट का होगा, ठीक है। अब आपके एक्सपेंसेस कितने हैं? आप कहते हो कि नहीं यार मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट करना है, मुझे लॉजिस्टिक्स को अलग से कैलकुलेट करना है, मुझे फेसबुक को अलग से करना है, मेरे अदर चार्जेस बहुत ज़्यादा है, मैंने 2-2 लाख में कॉल सेंटर के बंदे हायर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा फिर आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से वो फर्दर डिवाइड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मिनिमम 3, तो आपने सवाल पूछा था, सवाल का सिंपल जो जवाब है वो मिनिमम 3, ठीक है। मैक्सिमम जितना जाएगा उतना अच्छा होगा। जितना आपका आरओएस ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, जितना मार्केटिंग स्पेंड कम होगा उतना अच्छा होगा। ये मिनिमम 3 पे हम ब्रेक इवन पे होंगे? यार देखो, ब्रेक इवन आपके बिजनेस के आपके अपने खर्चे हैं, ठीक है।
हम उसको ऐसे जेनेरिकली ब्रेक इवन नहीं कह सकते। मैंने जैसे भी बात की, आपने 2 लाख में कॉल सेंटर के बंदे रखे हुए हैं, आपका 15 लाख का तो सिर्फ पेरोल है। आपने पैकिंग के लिए लाख रुपए में अलग बंदा रखा हुआ है, आपने टेपे लगाने के लिए अलग बंदा रखा हुआ है, आपने सीएन निकालने के लिए अलग बंदा रखा हुआ है, वो एक्सपेंसेस हैं आपके। ठीक है, तो ये आप हर बिजनेस के ऊपर वेरी करेगा ना। अब लेट्स सपोज मैं अपने बिजनेस के सारे काम खुद करता हूँ, मैंने कॉल सेंटर में, अब कॉल कंफर्मेशन मैं खुद करता हूँ, मैं ऑर्डर की पैकिंग खुद करता हूँ, मैं मार्केटिंग खुद कर रहा हूँ, मैं सारी चीजें अपने खुद से कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर कोई भी एक्सपेंस या कोई भी खर्चा नहीं है। ठीक है, तो मेरे पेरोल के वो एक्सपेंसेस या वो खर्चे नहीं बनेंगे, तो मेरे लिए 3.5 ROS भी एक प्रॉफिटेबल होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपने अपने कंट्रोल करने हैं और उसके हिसाब से आपने अपने कैलकुलेशन करनी है। और कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी। सर अभी हम सारे एक्सपेंसेस जिस तरह आपने कहा ये निकाल देते हैं, पेरोल वगैरह कुछ नहीं है अभी, जस्ट आपने जो आपका टोटल ऑर्डर है सेल हुई आपकी, माइनस आपने अपनी कॉस्ट कर ली, आपको एक मार्जिन आ गया। अब जब मार्जिन से आप अपनी एफबी कॉस्ट निकालेंगे तो वो यूजुअली हाई होती है, जो आप मेरे केस में है। तो फिर भी आप तो ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच पा रहे ना, इवन इवन कि आपके पास बाकी खर्चे नहीं है, एक शॉपिफाई के चले महीने बाद एक उसकी जो नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। होती है कि क्या कह मेमोरी। रहे हो, क्या कह रहे हो आप? मैं समझा नहीं मैं आपकी ये बात। कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिससे आपने कहा ना कि ये पेरोल वगैरह और कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो आपकी मेन एक्सपेंस आपका ये एफबी है, जो आपकी मार्केटिंग चल रही है, एड्स चल रही है, और एक फर्ज करिए शॉपिफाई का स्टोर है, तो उसकी आपको हर महीने जो पैसे देने हैं आपको। हम्म। अब अगर हम इनको भी लेके चलें तब भी आपका जो सेल माइनस कॉस्ट से जो मार्जिन निकल रहा है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा। वो पूरा क्यों तो नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो हाई है। आपका मार्केटिंग स्पेंड कितने परसेंट आ रहा है? सर अगर मैं टोटल आपको बताऊँ तो पिछले महीने तकरीबन 40% था, ये जो 40%? नवंबर का महीना। 40%? आपके पास जी। टोटल टोटल सेल कितनी थी? टोटल सेल टोटल सेल्स सर 224 2,24,000। 1 2 3 टोटल ऑर्डर्स कितने थे? 228। 228। ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आई? 88,560। 8,560। 88,000, 88,000। 88 ही है ना? जी। Okay. अच्छा, आपने जो एक प्रोडक्ट बेची ऑन एवरेज उसकी प्राइस थी 980 रुपये, आपको 380 जी रुपये का एक ऑर्डर पड़ रहा है। जी जी, ऐसे ही। आपके पास बच गया 594। ठीक है। जी अब इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी? कॉस्ट प्राइस क्या थी? आपको कितने का मिल रहा है? सर वो डिपेंड करता है कि यानी कि ऑन आप एवरेज, उस एवरेज जैसे हमने एक एवरेज on ऑर्डर average, वैल्यू निकाल ली, हम्म, इस तरह हम अपने जो आपने जितनी चीजें बेची हैं उनकी टोटल कॉस्ट की एक एवरेज होगी ना। वो एवरेज प्राइस क्या थी? कॉस्ट पर ऑर्डर पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं पूछ रहा मैं, आप आपने प्रोडक्ट क्या बेचा है? सर उसमें अब दो, फर्ज कीजिए एक टाइम पे मेरी दो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, तो अगर एक की प्राइस आप कह रहे हैं, उसमें अगर आप पैकिंग इंक्लूड करके पूछ रहे हैं या पैकिंग के अलावा? यार तुम्हें कॉस्ट क्या पड़ रही है? मुझे जो कॉस्ट पड़ रही है वो फर्ज करें 300 रुपये के एक है, ठीक है जी। और जो दूसरी है प्रोडक्ट उसकी आप लगा लें तकरीबन वो भी तकरीबन इतने की है, 250 300 की। ठीक है, तो मैं 300 लगा देता हूँ एवरेज। हाँ एवरेज 300 लगा लें, ठीक है। एवरेज मैंने 300 लगा लिया, तो आपके पास बच गया 294। अब इस 294 का हिसाब का है, ये 294 का है। अब ये 294 जाहिर है ये आपका मार्जिन है ना, ये आप कह रहे इसका है। हो, आप कह रहे हो मेरा ब्रेक इवन भी नहीं हुआ। जी क्योंकि एफपी कॉस्ट जो देखिए ना वो आपकी कितनी जा रही है। एफपी कॉस्ट के बाद भी देखो, मुझे ना जी एक चीज बड़ी सिंपल सिंपल आपसे समझनी है। आपका एक ऑर्डर आया इतने का,
ठीक है। जी। इस एक ऑर्डर लाने पे आपकी कॉस्ट थी ये। अच्छा ठीक है। ठीक है, जी। ये थे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, ये हुई जी आपकी सेल, ये आ गई आपकी फेसबुक कॉस्ट, ये आ गई आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। इसके अलावा क्या खर्चा हुआ आपका? उसके अलावा शॉपिफाई। शॉपिफाई के खर्चे को निकाल दो जी। शॉपिफाई का टोटल खर्चा, इसके अलावा जो कॉल्स कर रहे हैं तो उसमें शॉपिफाई का टोटल खर्चा कितना हुआ है? 7,000। टोटल कुछ नहीं, या महीने का कुछ। एक महीने का हाँ 7,000। 7,000 जी, 7,000। आठ 7 या 7.5। 8,000 लगा लो टैक्स के साथ, तो 8,000 ठीक है। डिवाइडेड बाय ये 35 रुपया पर ऑर्डर आपको शॉपिफाई का खर्चा आया। कॉल्स पे कितना खर्चा लगा आपका? 200, आ, 200 कॉल्स के लिए 1,200 का बैलेंस होगा। तकरीबन ऐसा ही है। ठीक है, माजिद है, 5 रुपया पर ऑर्डर आपका कॉल का खर्चा आ गया। और क्या एक्सपेंसेस है? सब मेजर तो यही है, इसके अलावा तो अभी क्योंकि जो बैलेंस हो जाती है, जो आपकी डिलीवरी कॉस्ट है वो तो हो जाती है, बाकी पैकिंग है। वो तो पैकिंग, आपके पैकिंग इस सामने। प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल किया आपने अभी इसको? इसमें नहीं थी वो, मैंने आपसे वो आप थ्री ठीक है, हमने थ्री थ्री, थर्टी कर लें। चलिए ठीक है। टोटल खर्चा कितना है ये? ठीक है, दिस माइनस दिस, 224 रुपये कहाँ है भाई? मुझे 224 रुपये का हिसाब दो। डिलीवरी चार्जेस होंगे ना सर? डिलीवरी चार्जेस तो नहीं, कुछ, डिलीवरी चार्ज वो तो डिलीवरी बैलेंस आउट हो जाता है ना। वो हो गया है। वो तो उसमें अलग से कस्टमर से आपने ले लिया। आपका अभी तक की जो कैलकुलेशन है ना, उसके अकॉर्डिंगली 23% आपने प्रॉफिट कमाया सारे खर्चे निकालने के बाद। 51,000 आपको पूरा प्रॉफिट हुआ है, पर ऑर्डर में से आपको 224 रुपये प्रॉफिट हुआ है। 50,000, 51,000 आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है 2/24 की सेल के बाद। तो ये 51,000 का है, मुझे इसका हिसाब दो। तो या तो मैं, अब ये आपने इसमें की नवंबर की निकाली है ना, क्योंकि अगर मैं पिछले मंथ्स की देखूं तो मैं क्योंकि टोटल लेके चल रहा हूँ, तो उसमें तो जाहिर है 40% था ना मार्केटिंग कॉस्ट, तो जो इससे पिछले था अक्टूबर में उससे 43% था। अब ये नंबर आपका इनकम्प्लीट पता है क्यों है? क्योंकि आपका डाटा इनकम्प्लीट है। अब मैं आपको जो बता अब रहा इसमें था, कौन सा सा डाटा मिसिंग है? जी। अभी आप बता रहे हो कि यार ये नवंबर का डाटा था, ये वहाँ का डाटा था। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि देखो यार, ये डे वाइज आपकी दिन के हिसाब से आपकी डेली सेल कितनी आ रही है, आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, आपकी फेसबुक कॉस्ट कितनी है, जी जी, मैं टोटल यही कॉस्ट फॉलो क्या कर है, रहा हूँ इसी को। आपकी जी। traffic कितनी आ रही, कन्वर्जन रेट क्या है, आरओएस कितना है। ठीक है, आप पूरे ट्रैफिक को कन्वर्जन में लगे आप साथ। पूरे महीने की कैलकुलेशन कर रहे हो। आप ट्रैफिक कन्वर्जन वाले निकाल दो, उससे आपके नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो आपकी ओके। परफॉर्मेंस से उसका ताल्लुक पड़ सकता है। हम्म। तो टोटल आपका ये खर्चा आ गया। अब आपने इसमें कैलकुलेट करना है कि यार इस टाइम आपके पास ऑन हैंड इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। ठीक है, कि जो कि आपने इन जो पैसे आए उससे आपने और इन्वेंट्री बाय की, तो ऑन हैंड इन्वेंट्री कितनी है अभी मेरे पास। ठीक है, फिर मुझे इन ऑर्डर्स का तमाम का कुरियर की इनवॉइसेस से रिकॉन्सिलेट करना है कि हर रिटर्न के ऊपर कितना पैसा माइनस हुआ है और हर डिलीवर्ड ऑर्डर के ऊपर कितना पैसा कोरियर ने खाया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स जी सर, ये अगर ये कोरियर, एक्सपेंस मिस हो गया रिटर्न वाला। ये एक्सपेंस आपको हम्म। कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको ऑर्डर रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, जी जी। मैं कस्टमर से 200 रुपये ले रहा हूँ ऑन एवरेज, और 220 रुपये ऑन एवरेज मुझे चार्जेस पड़े हुए हैं, तो हर ऑर्डर का 20 रुपया तो मेरा यहाँ से लॉस हो गया। ठीक है,
तो मुझे फिर इसको एक्सपेंसेस में डालना पड़ेगा, इसको मैंने 25 कर दिया। ठीक है, तो मेरा वो 5-7 हज़ार रुपया ऊपर का जो वो भी गया। फिर मेरे पास हो सकता है 40 हज़ार की इन्वेंट्री पड़ी हो, जो कि मैंने इन्हीं पैसों से और मजीद इन्वेंट्री बाय की हो। ठीक है, तो वो इन्वेंट्री की प्राइस भी यहाँ से कैलकुलेट होगी। तो ये इस डेटा को आपको कंप्लीट करना है। अब आपने फर्रुख क्या करना है, जी आपने अपने तमाम एक्सपेंसेस लिखने हैं, आपकी जो फेसबुक के ऊपर कॉस्ट लगी है, इवन जो उसके ऊपर आपको टैक्स लगा है वो भी मेंशन करो। अच्छा शॉपिफाई पे आपका अभी तक कितना खर्चा आ चुका है, या पर मंथ के हिसाब से निकाल लो, या अभी तक का टोटल जो आपने अभी तक 2 महीने 3 महीने का जो बिजनेस किया उसकी सारी कॉस्टिंग यहाँ पे डालो। टोटल सेल शॉपिफाई पे इतनी है, फिर टोटल ऑर्डर्स इतने हैं। अच्छा, अभी इसमें से हमने वो रिटर्न और कैंसिलेशन मार्क नहीं किया, जी 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 वही इसमें से वो कितना रिटर्न है बिल्कुल कितना कैंसिल हुआ है। तो वो सारा कुछ करके सर आपके पास हम्म जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगी, आपने उसको अपने पास डबल चेक करना है कि एक्चुअली में मेरे पास इतना पैसा है या नहीं है। ठीक है, उसके हम्म, बाद आप अपने बिजनेस को कह सकते हो मैं प्रॉफिट में हो या मैं लॉस में हूँ। जी जी ठीक है, अगर आपके बिजनेस को 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए अभी तक और आप -15% के ऊपर हो, तो फिर भी ठीक हो। अगर आपका बिजनेस बिजनेस की एज अंडर 6 मंथ्स है और आप ठीक है -15 से 20% तक की इतनी ब्रैकेट में भी हो, तो आप फिर भी ठीक हो। अगर आप ब्रेक इवन पे हो, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके जितने सारे खर्चे हैं, टोटल ये बन जाता है 982, कि आप 982 का एक ऑर्डर लेके आ रहे हो और आपके खर्चे भी 982 के ही हैं, तो आप यहाँ पे आगे 0%। 0% का मतलब होता है ब्रेक इवन, कि मैं जितने खर्चे हो रहे हैं और जितनी सेल हो रही है दोनों बराबर है। मैंने एक महीने में 2,24,000 रुपया कमाया, पर मेरा खर्चा भी 2,24,000 ही था, तो मैं ब्रेक इवन के ऊपर हूँ। ठीक है, अगर मेरा 2,24,000 रुपया टोटल खर्चा और 2,25,000 रुपये मैंने कमाया, 1,000 रुपया मेरा प्रॉफिट आया, 0.1% समथिंग आएगा, तो मैं प्रॉफिट में चला गया। अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये, इसको हम कहते हैं एनपी, नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक आपका होता है, सबसे पहले होता है आपका जीएमवी, ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, इसको हम कह सकते हैं टोटल सेल। फिर एक होता है आपका ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन में आप निकालते हो प्रोडक्ट की कॉस्ट को, प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, फिर आपका होता है एक ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में आप प्रोडक्ट कॉस्ट स्पेलिंग बाद में मुझे ठीक करना है, जमा फेसबुक कॉस्ट जो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है, इन दोनों को माइनस करते हो आप अपनी टोटल सेल से, माइनस टोटल सेल, वो फॉर्मूला लगता जा रहा है। ठीक है? फिर आपका एक आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इसको आप माइनस करते हो अपनी टोटल सेल्स। जी, आपका जो नेट प्रॉफिट है 2 से 5% तक भी बहुत अच्छा है। समझ में आई या नहीं आई? ये जो पहले समझ में आई थी वो भी चलेगी। सर इनकी मार्केटिंग कॉस्ट क्यों ज्यादा लग रही है 40%? देखिए, वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चला है ना। आज जो हमने बेसिकली सेशन में कवर करना था वो यही सारी चीज़ें थी, कि हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो ज़्यादा है। अब बैठ जाओ, रीज़न फाइंड करना है, वाई
योर मार्केटिंग कॉस्ट इज हाई। क्या प्रोडक्ट महंगी बेच रहे हो, आपकी आर्टवर्क ठीक नहीं है, आपकी वेबसाइट ठीक नहीं है, आपका कंटेंट ठीक नहीं है, आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि शायद लोग खरीदना नहीं चाहते हो, या उसकी कितनी ज़्यादा कोई इस टाइम सेल ना आ रही हो, सीजनल आइटम हो, हज़ारों रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, उस रीज़न को फाइंड करो और उस रीज़न के ऊपर काम करना शुरू करो। प्रोडक्ट को चेंज करो, प्रोडक्ट की प्राइस को ऊपर नीचे करो, उसके कंटेंट को ऊपर नीचे चेंज करो। तो आपको बहुत सारे वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इस रीज़न को फाइंड करने के लिए, और हर चीज़ के रीज़न को फाइंड करो। ठीक है, कल आखिरी सेशन होगा हमारा, जी तो सर। कल हम थोड़ी सी इस तरह की वर्किंग के ऊपर काम करेंगे। और जो आज वाला है सेशन, आप काइंडली इसको अपने दिमाग में बिठा लें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद यही सारी वर्किंग है। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।